business idea, or the Bansal started it and they worked on them, on their own to bring it to a certain level. उसके बाद जो है I think Amazon or one of I think Amazon has bought a substantial share in Flipkart. Okay, तो Flipkart की हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं and then you will be able to understand how private equity works. Okay, तो buyout कल कोई पूछ रहा था, तो buyout is like yeah, you saying something? कुछ कह रही है? Yes, Prachi. Yes, मैम, अभी रिसेंटली जो प्राइवेट इक्विटी या पब्लिक लिमिटेड का है वो कल ही न्यूज आई जोमेटो की भी मैम. हाँ, Zomato, yes. Zomato, मतलब Zomato is coming with an IPO. तो वो पहले प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड, अब इसमें क्या होगा? अब पब्लिक कंपनी इसमें वो अपने तो इसमें फायदा क्या होगा? जो एक्सचेंज एग्जिस्टिंग करेक्ट, राइट. तो प्राइवेट इक्विटी का बाय आउट हो गया और पब्लिक कंपनी बन गई. तो जो इनिशियल आपके इन्वेस्टर्स थे या प्रमोटर्स थे, they will be benefited. Yes, Prachi, you have something to add? यस मैम, उन्होंने कुछ कैपिटल उसमें अपने एग्जिस्टिंग उनके लिए रखी है जो पहले से उसमें शेयर होल्डर्स हैं, और कुछ Correct. उन्होंने आईपीओ के लिए निकाला है कि हाँ आईपीओ शेयर मतलब आईपीओ करेंगे. So this is a good practice, good प्राची. और बाकी भी यहाँ से सीख सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर जितना पढ़ेंगे उतना आपको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा समझ में आएगा, because every day you will have some news regarding the working of the company. तो एटलीस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में तो एक बिजनेस पेपर होता है, बिजनेस पेज होता है, वो आपको पढ़ना चाहिए. और ग्रेजुअली यू शुड graduate to economic times, so you will understand the economic terminology, also you will understand the current economic status. और दोनों चीजें important है for knowing the economic environment and for investment decisions. Okay, so this is a good practice. If Prachi is doing it, आप लोग भी बाकी लोग भी करिए. और आपका आजकल तो it is very easy, you have all of you would have the phone पे ही आप जो है ये इकोनॉमिक न्यूज पढ़ सकते हैं. सो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट, यू विल अंडरस्टैंड इट. क्योंकि फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टैंड कि इफ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको नहीं समझ में आएगा. आपका कोर्स इस तरह से डिजाइन है कि मे बी वी विल सी दिस थिंग्स मल्टीपल टाइम्स, बट जितना आप खुद पढ़ोगे उतना आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, राइट. सो प्लीज गेट इनटू द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग एटलीस्ट फाइनेंस न्यूज. और एटलीस्ट अभी तो आप घर पे हैं, आप लोग सब लोग, कोई ऐसा बाहर जाने का काम नहीं है, तो टेक आउट सम हाफ एन आवर और 1 आवर टू रीड इट. इनिशियली प्रॉब्लम आएगी, आई कैन अंडरस्टैंड. इनिशियल प्रॉब्लम आएगी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी, टर्मिनोलॉजी की प्रॉब्लम आएगी, बट आप लोग यू आर इन अ बेटर टाइम कि यू कैन रेफर टू योर फोन. जहाँ पे आप किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप जान सकते हैं उसको. हम लोग के टाइम में क्या होता था, हम लोग को डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता था. when we were told when we were preparing about competition and we were told to read various business newspapers and all that magazines, तो हम लोग को साथ में डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता था क्योंकि इतना इजीली अवेलेबल नहीं था. गूगल वाज नॉट दैट फ्रीक्वेंट देन. ओके, पर आपके लिए अच्छा है कि आप पढ़ रहे हो, साथ साथ में दूसरा विंडो ओपन करके आप टर्मिनोलॉजी का भी मतलब देख सकते हो. इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, मतलब प्रोफेशनली, अपने सबके अलग अलग प्रायोरिटीज होंगे, बट अगर आपकी प्रायोरिटी लाइफ में प्रोफेशनली ग्रो करना है तो पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी. तो 1 घंटा आप निकालो रोज पढ़ने के लिए. और स्पेशली जब अब आप एट योर स्टार्ट ऑफ योर करियर, दिस इज योर टाइम फॉर द नेक्स्ट 5 years इज टू लर्न. तो जितना आप सीखोगे उतना ही आप आगे जाओगे. तो मेरा सजेशन है कि आप पढ़ना शुरू करो. ये 1 घंटा 2 घंटा जो हम लोग साथ में कोई नया कॉन्सेप्ट देखते हैं या कोई सब्जेक्ट देखते हैं, दिस इज नॉट इनफ टू प्रिपेयर फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ. तो थोड़ा सा आप अपने आप भी पढ़ना शुरू करो एंड वी कैन हैव डिस्कशन. मुझे लगता है डिस्कशन से प्रोफेशनल लर्निंग बेटर होती है. सो दैट्स व्हाई आई आस्क यू कि आप क्वेश्चंस पूछो, पर कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है तो डिस्कशन हो नहीं पाता है. इट इज मी टॉकिंग ऑल द टाइम, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं होता. बिकॉज आई कैन ओनली टेल यू थिंग्स फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, पर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो और डिस्कशन हो तो इट विल बी बेटर.
Yeah, anybody has any questions, anything you want to discuss? If you have that, it will be helpful for everyone. कुछ है जो आप को समझ नहीं आया है या कुछ और क्लैरिटी चाहिए या सम पॉइंट ऑफ व्यू आपको कुछ लगा कि ऐसा होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट यू वांट टू डिस्कस? एनीवन? नो वन? ओके, so let's begin and let's continue our class. So वो हमने private equity देखा. So private equity is different than investing in public companies, because public companies are listed on the stock exchange. They have very stringent regulations. They have many number of investors, and the risk associated with public investing in public company equity is less. Private equity, on the other hand, is investing in private companies which has limited number of shareholders. They are comparatively newer businesses, therefore risk is also higher. So why will people invest in high risk instrument? As we've seen, risk and returns are directly proportional. Returns are more possible. Yes. So higher the risk, higher would be your returns, and therefore we suggest that the investment in private equity should be done only by wealthy customers or high net worth customers. Another way of investing could be venture capitalists. आपने शायद सुना भी हो venture capitalists. So they can be companies. Now these companies also do financial intermediation, but they specialize in funding newer companies. So venture means an adventurous journey. So venture, adventure, adventure comes from the word adventure. When you're doing something exciting, something which is not conventional, is adventure. So venture capitals, instead of investing in older companies or public limited companies, they invest in newer companies. So they should be convinced with the ideas. So जब हम invest करते हैं, when we go and invest in equity, we see the past performance of the company, we see what's the management of the company, and then take the investment decisions. Now venture capitals they invest in newer companies, so they might not have any history. तो venture capital क्या करते हैं? Idea पे देखते हैं. तो अगेन आजकल आप देखो तो जितने भी बिजनेसेस, न्यू एज बिजनेसेस है, वो सब आइडिया से शुरू है. एक आइडिया आया और उसके ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस बन गया. सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स. यू हैव ओयो, यू हैव जोमैटो, यू हैव ओला, स्विगी. आई एम सॉरी स्विगी. नहीं समझ में आ रहा कौन सा बिजनेस बोल रहा? अरे मैम स्विगी. स्विगी, हाँ. सो ये सारे न्यू जनरेशन बिजनेसेस हैं जिसमें अगर आप देखो तो आइडिया ही है सिर्फ. एंड वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट इन दिस आइडिया. ओके, सो वेंचर कैपिटलिस्ट आर financial intermediaries which invest in newer businesses. So venture capitalists, they provide funds for startup and early expansion. And they are looking for newer ideas. So based on innovative business development of new product, new patent, scalable investment with a lot of failures and few great success. So they invest in many businesses. Out of them, few will have great success, जहाँ पे उनका return जो होगा, that will probably undo their loss. मैम वेंचर कैपिटल में लोग तभी तो इन्वेस्ट करेंगे, मतलब अर्ली जो स्टार्टअप होगा, जब उनको ये पता रहेगा कि आगे प्रॉफिट होगा इनका. हाँ, मतलब अब आगे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये कोई एस्टिमेट कर सकता है, कोई 100% नहीं. अगर हम वेंचर की बात करेंगे तो हम तभी इन्वेस्ट करेंगे कि हमें कुछ मतलब पता नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि एडवेंचर्स का तो मीनिंग यही होता है ना कि मतलब कोई प्लानिंग नहीं होती है, कुछ सोचा हुआ नहीं होता है एडवेंचर्स में. हाँ, बट सी वेंचर कैपिटलिस्ट आर प्रोफेशनल्स, तो ऐसा नहीं कि वो बस दे आर लुकिंग फॉर बिजनेसेस. दे विल लुक फॉर बिजनेस व्हिच आर वायबल. मतलब आगे जाके प्रॉफिट बना सकते हैं. सो मैम वेंचर कैपिटल में मैम रिस्क भी बहुत होगा. फिर रिस्क तो बहुत होता है, रिस्क तो है ही है. सो रिटर्न का डायरेक्ट मैम इक्विटी या डेब्ट इसको देखा जाए, इक्विटी या डेब्ट में क्या चीज? इक्विटी या डेब्ट में इसको देखा जाए. फिर इक्विटी मान लीजिए इक्विटी होता है, ज्यादातर इक्विटी ही होता है जी, क्योंकि डेट में तो आपको फिक्स प्रॉफिट मिलना है, तो उसमें आप इतना रिस्क क्यों लोगे? जी.
डेट को फिक्स इनकम प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना, तो फिर उसमें आप रिस्क क्यों लोगे? आप फिर एस्टैब्लिश कंपनी में लगाओगे, आप इक्विटी में लगाते हो। वेंचर कैपिटलिस्ट इक्विटी में इसलिए और भी लगाते हैं कि दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ओके, सो दे आर यू जो नो भी इफ दे आर इन्वेस्टमेंट कंपनी हमको हेल्प करेगी मैम, तो वो पार्टनरशिप कहलाएगी। क्या बोल रहे हो जो जुबैरा? इन्वेस्टमेंट कंपनी हमको करेगी हेल्प, जी जो कंपनी हमारे में हेल्प करेगी वो इसका हम लोग पार्टनरशिप कहलाएगी एक तरीके से। समझ में आ रहा है आप क्या पूछने की हेलो कोशिश कर रहे हो जुबैर? हाँ, मैम, आपकी मान आवाज आ रही है पर मुझे मैं वेंचर कैपिटल के थ्रू आपने वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू जो भी इन्वेस्ट किया। इनकम हाँ, जी, तो वो एक तरीके से हमारे पार्टनरशिप हो गए, ऐसा कुछ। हाँ, अगर आपने इक्विटी खरीदा तो पार्टनरशिप हो गई ना, इक्वल पार्टनरशिप हो गई, करेक्ट। जी वही। तो इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उसमें क्या उनको एक तो प्रॉफिट का फायदा है और दूसरी चीज है कि दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट को बता सकते हैं कि आप ये करो ये मत करो, वो मैनेजमेंट को सजेशन दे सकते हैं। तो इसलिए वेंचर कैपिटलिस्ट इक्विटी में ही लगाते हैं। और मैम वो अपने भी आइडिया शेयर कर सकता है और अपनी भी चीजें बता सकता है। करेक्ट। इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो इतना तो उनको होना ही चाहिए ना। और राइट उनका होना ही चाहिए। और जो कंपनीज होती है दे आल्सो डोंट माइंड बिकॉज वेंचर कैपिटलिस्ट आर प्रोफेशनल्स, दे अंडरस्टैंड द बिजनेस वर्ल्ड, उनकी इनपुट्स भी वैल्यूएबल होती हैं, राइट? तो लुक एट द रिस्क। So 5 out of 6 companies that have been the biggest venture capital funding have either shut down, sold out at low valuation, or are now a fraction of what they once were. Okay, so these are some foreign companies जिनमें venture capitalists ने invest किया था, but all of them are definitely not success. But if one company is a success, it offers tremendous return or very good returns on the capital invested. So these are some examples. So Facebook, for example, so in 2004, आज से 17 साल पहले, Peter Thiel made a $5 million angel investment in social network Facebook for 10.2% of the company and joined Facebook board. This was an first outside investment in Facebook, 5 million valuation. Okay, so जिसने फेसबुक में पैसा लगाया होगा, आज सोचो उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो ये भी आप दो भी हैव एग्जांपल ऑफ फेलियर्स, वी आल्सो हैव एग्जांपल्स ऑफ सक्सेस। सो फेसबुक हो गया या फिर यू नो और आई एम सॉरी गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, राइट, इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट। Instagram and all that. तो जो सक्सेस हो गया उसमें there is no limit to profit. तो दोनों है ना, it swings both ways. So लॉस भी बहुत हो सकता है और प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है. Then ACL Partners valued Facebook at 98 millions. The 12.7 million investment gave the firm 15% stake and also included $1 million bonus for Zuckerberg, Parker and Motsukis. So unusual in a वेंचर कैपिटल राउंड. सो ये इन कंपनी में भी वेंचर कैपिटल का फंडिंग हुआ है. तो वी हैव सीन कि किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए फंड चाहिए. एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, सो देयर विल बी मोर देन इनफ पीपल टू इन्वेस्ट. सो फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहता है टाटा का शेयर ले लो, यू विल गो एंड बाय इट ना, क्योंकि वी हैव सीन द हिस्ट्री ऑफ अ टाटा कंपनी. इन्फोसिस का शेयर ले लो, विप्रो का शेयर ले लो, यू विल गो एंड बाय, नो प्रॉब्लम. बट just think of this time 20 years back, you know, 20 years back or if 20 or 25-30 years back जब Infosys का शेयर आने वाला था, people were so reluctant to invest. और अगर तब इन्वेस्ट किया होता, it would have given them returns in crores. So they are risky. At the same time, they can give you very good returns also. Ma'am, Yes. Yes, Meenakshi. what are the SL? Yes, ma'am.
Ma'am, what are the ASIL partners? पार्टनर्स Ma'am, Which partner? ASIL partners. कंपनी Ma'am, होगी ना, वेंचर ASIL partners. वेंचर कैपिटलिस्ट है ये. वेंचर Okay, ma'am. एसिल पार्टनर्स आर वेंचर कैपिटलिस्ट. सो और भी एक एग्जांपल है नास्डक का. So investment from up to 10 million pounds and often pre-revenues balance sheet and financing in several rounds. So basically it means that newer business requires capital and this is provided by the venture capitalist. So ये वाली successful companies हैं जो अभी हमने सब examples दिए और इनमें से काफी तो हम भी जानते हैं. YouTube, Google, PayPal, Paytm in Indian context, LinkedIn, Yahoo. So these all got venture capital funds. Now aspirational assets. Aspirational assets क्या है जो आप you just want to buy it for to show some achievement. जैसे बचपन का कोई dream है. Those are your aspirational assets. So that can be art and wine and artifacts. So investment So is what is the actual meaning of aspirational in the term of finance? aspirational. Actually finance में कोई meaning नहीं है. Aspirational is anything to do with your aspiration or your ambitions. Aspiration is something which you want to have. Yes. So ma'am. for example, for a two-wheeler, for a four-wheeler, you can buy a Maruti, you can also buy Santro, but your aspiration is to buy a Mercedes. So Yes, काम ma'am. सबका एक ही है, but aspiration है, इच्छा है. Ma'am, just a type of goal. Ma'am, it's related to the type of goal कि अगर ये चीज हमको set है कि हमको ये चीज पे हाँ, हमको लेना है ऐसा. हाँ, हाँ. और goal और aspiration में क्या फर्क है? Goal is something probably you need. No, You for need, example, yes, my ma'am. goal could be to be successful in my career. Yes, So that ma'am. is something which has value. But इसका सिर्फ एक इच्छा है. I want to do it type. I So, want. Goal is something need and aspiration is what I want. yes, aspiration is like more to do with what to say. I'm not getting the correct Ma'am, word for aspiration. willingness. इच्छा की बात बोल सकते हो. You can say it's like what you say. मेरा dream है. Dream aspiration is that Yes, ma'am. Okay, ma'am. Like a type of willingness. something which drives you, for example. So that is aspiration. Okay, ma'am. So investment in art, again, very, very risky. And only people with the very high net worth should invest in art. So art is also an aspirational asset because, say, for example, individuals also should invest in shares. Okay, so shares is not aspirational because it will give you returns, but investment in arts because you want to showcase it. So अभी तो नहीं आता है, but अगर आप पहले की मूवीज देखोगे तो उसमें like especially 80s 90s की मूवीज आप देखोगे तो उसमें बोलता है कि ये पेंटिंग मैंने इतने करोड़ की खरीदी है and all that stuff. So that is aspirational. There is no, if you look at, there is no what to say मैम value. उसकी नीड नहीं है उसको उस चीज की, लेकिन बस उसे वो चीज चाहिए क्योंकि वो चीज उसे अच्छी right, लगी या फिर बस उसे चाहिए वो चीज. Yes, बस चाहिए. Yes, तो ma'am. आर्ट की भी एस्पिरेशनल वैल्यू है सच, और साथ में इट कैन आल्सो गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स. तो इंडिया के बहुत फेमस पेंटर थे एमएफ हुसैन. कितने लोगों ने सुना है उनका नाम? मैम मैंने सुना है. की पेंटिंग्स करोड़ों मल्टीपल मैम, करोड़ में बिकती थी. Yes, ma'am. अच्छा, गुड गुड. तो और एक दो पेंटर्स इंडिया के भी बहुत फेमस हुए हैं तो उनकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती है. सो आर्ट can be aspirational, also it can be investment because it can fetch you good returns. Now it is also very risky. पहले तो एक physical asset है और physical asset में हमेशा destroy होने का और चोरी होने का डर रहता है. तो हमने गोल्ड में भी देखा, वो अगर physical gold है तो उसमें these risks you will have. Also you should know when is the right time to buy. So अगर MF हुसैन को कोई तब खरीदता जब वो एकदम famous हो गए थे, probably he will not get those kind of returns.
But if somebody I had identified MF Hussain when he just started painting, or when he was not that famous, obviously his returns would have been very high. You know, so when he was a young lad and used to paint, and he was not recognized that well, और किसी ने उस time अगर वही painting ले ली होती, तो he would have become a multi-millionaire by selling that painting. And you know, जो आपके जो एकदम famous पिकासो और ये सारे जो आपके पेंटर्स हैं, उनके बारे में यही कहा जाता है, they became famous only on their death. So till the time they were alive, nobody cared about what they painted. But after they died, they became famous. मैम So, आर्ट इन्वेस्ट करने के बाद मैम जो लोग इन्वेस्टर्स हैं मैम वो लोग इसका बिजनेस भी तो कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, कि जैसे बट कि आप मैं कैसे उसको मैम जस्टिफाई जैसे कि करोगे? अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तुम वो पेंटिंग मुझे बना के दे रहे हो तो मैं अगर इतना इन्वेस्ट कर तो मैं उसको उससे ज्यादा मैं सोल्ड करूंगा मैम ऐसे बिल्कुल लोग बिल्कुल बिजनेस कर सकते हैं ना बिल्कुल कर सकते हैं, यस पर वही चीज है कि आप उसको ज्यादा कीमत में बेच पाओगे कि नहीं बेच पाओगे। यस मैम वो तो उस पेंटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा हाँ, ना तो वो बहुत सब्जेक्टिव है। यस मैम अब आपने शेयर लिया, उसका शेयर प्राइस अवेलेबल है, आप किसी को बेचना चाहते हो तो आपको पता है ये प्राइस मुझे मिल जाएगा, है ना। यस मैम पेंटिंग आपने 100 रुपए में खरीदी है, वो इसको 200 रुपए में खरीदेगा या 80 रुपए में खरीदेगा, यू मैम वो डोंट नो। सामने वाले की डिमांड के ऊपर है ना डिमांड और विल के ऊपर है कि वो कितने में लेना चाहेगा बट Yes. रिस्क बहुत है यहाँ पे, यस मैम अपसाइड भी है डाउन साइड भी है। तो आर्ट compared to another investment classes is very risky, and therefore it is more appropriate for wealthy customers. और मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर वो डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली अगर वो सोल्व करता है तो जो लेने वाला इंसान है वो ये भी तो सोच सकता है कि मैं इससे इतना महंगा क्यों लूं, मैं डायरेक्टली वहीं से ले लूं जाके। हाँ, मतलब रिस्क तो है ही है ना ज्यादा, यस मैम। और क्योंकि और वैल्यू में बहुत फ्लक्चुएशन है। जैसे बट अगर मैम आप फिर gold ऐसे तो वो जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका लॉस होगा ना फिर हाँ, तो वही तो हम लोग कह रहे हैं ना कि फिर वो जो इन्वेस्ट कर रहा है उससे लेने से अच्छा है कि वो जो डायरेक्टली पेंटिंग बना रहा है जो 100 की उसे दे रहा है तो वो डायरेक्टली 100 से ही ले जाके ना, वो 200 से क्यों लेगा जाके। मैम अगर कोई पैसे इन्वेस्ट करेगा तो हम उससे डायरेक्ट पेंटिंग नहीं ले सकते ना, फिर उसका बिजनेस यस पे तो वही चीज ना हाँ वही चीज मैं बोल रही कि जो इन्वेस्ट कर फिर उसका फायदा क्या होगा इसमें नहीं, जो इन्वेस्ट करेगा मैम अगर मैं सही हूँ कि बिजनेस कंट्रोल तो उसका रहेगा, तो डायरेक्ट पेंटिंग वो नहीं बेच पाएगा किसी को। हाँ तो अगर वो मैम इन्वेस्ट अरे कर वो रहा सब है तो छोड़ो, अगर वो छोड़ो, we are not getting into trading of painting. What we are trying to get is that in you know art is also an investment and asset class where people can invest. अब वो कहाँ से लेगा वो उसके ऊपर है, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। So art has long been considered an investment of passion, one that not only affect aesthetic pleasure but the potential for economic benefit as well. So only recently has art investing become being viewed through the lens of modern portfolio theory and considered as a potential alternative investment in portfolio of asset. Through research, though research continues to shed more light on what has been historic and opaque market. Opaque मतलब जिसमें आपको प्राइस की कोई क्लैरिटी नहीं है। अब गोल्ड देखो तो ट्रांसपेरेंट मार्केट है, आपको पता है कि गोल्ड किस वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, कोई शेयर किस वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है वो भी आपको पता है, वो भी ट्रांसपेरेंट है। बट आर्ट इज ओपेक, मतलब देयर इज नो वे टू एग्जैक्टली नो व्हाट इज द प्राइस। ओके, so study shows that art can offer long term return potential that is uncorrelated with other asset classes. So one of the feature of investment is diversification also. Diversification means that एक इन्वेस्ट में एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने की जगह we should invest in different asset classes. उससे फायदा क्या होता है कि हमारा रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, तो हमने तो एसेट क्लासेस देखी, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट देखा, इक्विटी देखा, कमोडिटीज देखा, फॉरेन एक्सचेंज देखा, वो सारे एसेट क्लासेस है। उसके अलावा हमारे पास एक आर्ट भी एक एसेट क्लास है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका कोई रिलेशन नहीं है बाकी एसेट क्लासेस से। तो मान लीजिए बाकी एसेट क्लासेस आपको रिटर्न नहीं जनरेट करके दे पाए हैं, मे बी आर्ट विल गिव यू अ रिटर्न। However, it has its own downside. Unlike traditional assets classes such as stock or bonds, there are very little transparency associated with art trading.
A large segment of the market is executed through private transaction, making it difficult for outsiders to gain insight. So there's a lack of transparency, also makes estimating the size of the markets a true challenge. So stock market में जो आप calculation कर सकते हैं, stock market में जो आप price discovery कर सकते हैं, that is not there in the investment in the art market, but this can be one investment class which can offer good results to the investor. So it can also have a primary and secondary. Primary is when you buy directly. So primary art market refers to when an artwork comes to the market for the first time at a gallery or any other art exhibition. This is the time when the price of the artwork is established for the first time. So ये painter की paintings किस range में बिकनी चाहिए, that would be established. And then there would be the secondary market. The primary or secondary, the concept is the same. Primary is buying first time directly from the painter, and then secondary second time would be from the existing holder. Once the artwork is purchased on the primary market and the purchaser, whether a collector, a business, a foundation, or a dealer decides to sell it, it enters the secondary market. So for example, most artwork at an auction house form part of the secondary market as the artwork has already been purchased once. So it has its own advantage and disadvantage, और हमें दोनों ही पता होने चाहिए अगर हम किसी HNI को सजेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, so we should know the advantage and disadvantage. Advantage है कि आपका जो है there can be very high returns. Also it will give you diversification. But disadvantage are also many, because एक तो सबसे पहले transparency नहीं है. There is no way to know कि जो price quote हुआ है वो ठीक है कि नहीं. दूसरा चीज है क्योंकि physical asset है तो destroy भी हो सकता है, duplicate भी हो सकता है. So there are many disadvantages as well. Art as an investment avenue has been considered an interesting and profitable alternative, but it is also extremely risky. So risk or return direct proportional to high risk, therefore high return. All financial investment involve a balance between return and risk. Investing in art is no different. The most compelling reason to invest in art is the reduction of portfolio risk by diversification and an inflation hedge. So, जब आप investment करते हैं, तो there are two main risk. One is concentration risk, मतलब आपने एक type के asset में invest कर दिया, और अगर उस asset ने perform नहीं किया, so there will be a loss. You will not be able to make profit. So you need to diversify. That means rather than investing in only one kind of asset, you need to look at different kind of assets. Also, inflation affects your returns. Inflation is the general rise in prices. Okay, so your real return is only after you reduce the inflation rate from your nominal return. Okay, however, art acts as an inflation hedge. मतलब art को inflation protected है. मतलब inflation का मतलब क्या, चीजों का भाव बढ़ेगा, जब चीजों का भाव बढ़ेगा तो आर्ट का भी भाव बढ़ेगा, या पैसे की कीमत कम होगी, पैसे की कीमत कम होगी तो आपको आर्ट के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा. सो इट इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन. डिसएडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं. फिजिकल एसेट है तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, और इट विल जनरेट नो रेगुलर इनकम. नाउ इफ यू लुक एट अदर इन्वेस्टमेंट क्लासेस लाइक जैसे हमने इक्विटी देखा या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट देखा, तो वो आपको रेगुलर इनकम देते हैं. तो इक्विटी में फॉर एग्जांपल यू गेट डिविडेंड, फिक्स्ड इनकम में यू विल गेट इंटरेस्ट, और जब आप उसको बेचना चाहेंगे तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा. पर आर्ट में ऐसा नहीं है. आर्ट में यू कैन जनरेट प्रॉफिट ओनली व्हेन यू सेल इट. तो उतने दिन के लिए आपका पैसा ब्लॉक रहता है, तो ये थोड़ी सी इनलिक्विड भी है. सो आर्ट वर्क डू नॉट जनरेट एनी इनकम एक्सेप्ट टू द more widely than stocks. Art market is illiquid, so you will not find many people to buy art. So it is difficult to convert. Illiquid would mean that it is difficult to convert into cash.
ओपेक एंड अनरेगुलेटेड। ओपेक मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब किस हिसाब से इसका ट्रेड होता है, कि क्या प्राइसिंग होता है, किसी को नहीं पता। Transaction costs are also too high, sometimes up to 25%, and may in fact wipe out the profits. Further, the money invested in art is at the mercy of the erratic public taste and short-lived trends. So कोई चीज बहुत फेमस हो सकती है, कभी कभी उसका ट्रेंड एकदम जा सकता है। तो art is very tricky and obviously very risky. Therefore, only very rich people should venture into investing into art. So other advantage can be, there are other gains that can be derived from art investments, the joy of collecting and displaying an art collection. तो ये again movies में ही आपने देखा होगा, actually में तो मैंने भी कभी नहीं देखा, but movies में हम देखते हैं ना कि लोग अपने घर में art दिखाते हैं कि ये इसकी पेंटिंग है, ये इसकी पेंटिंग है। Art prices are volatile as stock prices, but their volatility is not as evident as it is with the stock. So share market कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, आपको पता है, आर्ट में क्या हो रहा है नहीं पता है। Even when general art pieces have significant falling, individual painting may sell for much higher than expectation. So in the short term, market volatility is relatively high compared with other asset classes, but over the long term, maybe 10 years and more, investment in art provides annual average return, which tops all honors. The prerequisite in investment is top quality art. So you have to look at, you should have that eye and taste for identifying top quality art, and it is a physical asset, so it is subject to all kind of risk, that is physical risk of getting destroyed or being stolen. So it if you want to maintain its value, it has to stay pristine. With that, you have to maintain it also, and that involves cost. So art is not like stock or bonds that you can put in a bank safe. So these are some examples of people who have gained through investing in art. So, and some famous painters. So the world's most famous paintings, especially old master works done before 1803, are generally owned or held at museum for viewing by patrons. The museum very rarely sell them, and as such, they are quite literally priceless. So Guinness Book of World Record lists the Mona Lisa, probably one of the most famous paintings on all of us know about it. It is displayed in Paris Louvre Museum. So, but it is priceless and it has a highest insurance value for a painting in history. It is on permanent display at Louvre Museum in Paris. The Mona Lisa was assessed at $100 million on December 14, 1962. So in today's value, in 2005, the value was around $780 million. Vincent van Gogh, Pablo Picasso, and Andy Warhol are by far the best represented artists in the list. When Picasso and Warhol became wealthy men, Van Gogh sold only one painting in his lifetime, and to the impressionist painter and Harris and above. So he was able to sell only wo bhi hai. People should realize that your painting are worth that money. So after his death, Van Gogh's painting were sold at 719 million current value. So these are some famous paintings. These are some European painters. We don't have any Indian painters here, but still, look at the value. And this is in million. तो अगर आप physical value देखो तो physical value कुछ नहीं है, but the actual value can be quite substantial when the painter is recognized. तो ये कुछ aspirational assets हैं. Some people also invest in wine because wine की value भी appreciate होती है. The older it gets, the more expensive it gets. However, if you want to stay safe and earn regular, the scheme is better for you.
Now let us understand post office saving schemes. So post office आपने सबने देखा होगा, they have very high reachability, accessibility. हर जगह पोस्ट ऑफिस अवेलेबल है, एंड there's also a post office which runs in a शिकारा in डल लेक. तो अगर आप डल लेक के आसपास भी रहते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस की एक्सेसिबिलिटी है. So post office saving scheme basically tries to help people to save. So you can also save a very small amount, and there are also options in the post office for regular income. So let us look at some post office schemes and how they can be used for generating regular income. So in India, only post office and banks are allowed to accept demand deposit. Now, a deposit, as you all know, is the money you keep with the bank. Okay. However, there are two kinds of deposit. One is fixed deposit, the other is demand deposit. As the name says, demand. Demand means it is payable to the customer when the customer wants it. So the money you have in your saving and current account is a demand deposit. Whereas the money which you have in your fixed deposit or recurring deposit is a fixed deposit. Now the difference is fixed deposit is fixed for a time. So if you have a fixed deposit, you have a maturity date. You can ask the bank to give the money only after that date. In between, if you ask, the bank is going to charge you some penalty. Okay. So there are other financial institutions which can also accept fixed deposit, but demand deposit can be accepted only by banks and post office. So post office saving account, if you want to open a savings account, you can either open it with bank or with post office. So post office saving account is offered by Indian Post Office as their saving and investment scheme. A single individual or 2 or 3 individuals or minimum 18 years of age can open a saving account in the post office. The saving account can be opened in any post office. And look at the amount of money you have to deposit. Okay. So the basic purpose of post office saving account is to give access to banking services or financial service to the people who live in the remote area and are from backward economic class. So even if they do not have too much money, they can go and open an account with a post office. If you have to open an account with a bank, obviously in today's time, even public sector banks ask you to keep minimum 1,000 as a balance, but in case of post office, you can keep minimum 20 rupees. So post office saving account can be opened with a minimum amount of rupees 20. The maximum amount that can be deposited is 1 lakh in case of single account and 2 lakhs for joint holder. So the vision of government is to give access only to people who actually need it. So therefore the maximum is also fixed. If the depositor has more than one account, then the maximum balance taking all the accounts together cannot surpass the amount of 1 lakh. So it is a demand deposit. That means the customer can withdraw it anytime he wants. So there is no fixed maturity period or duration associated with your POSA or post office saving account like your bank saving account. So saving account, you can deposit money anytime and withdraw money anytime. It does not have any maturity, does not have any maturity date. So account holder can withdraw any amount for the account provided to keep a minimum balance of rupees 50. I think it should be 50, ऊपर भी 50 होना चाहिए for the simple account and 500 for account with checkbook facility. So that this also you have to remember, only post offices and bank can issue checkbooks because they are the only people who can accept demand deposits. So no other financial institution can issue you a checkbook because checkbooks are associated only with demand deposit. And similar to bank account, they offer interest around 4% per annum. Like a bank, the depositor are given a passbook that is regularly stamped by the post office on every transaction. The account that are not in operations for 3 years are treated as silent account until the day of reactivation, and a service charge of rupees 20 is charged per year.
Now this is like a penalty for not operating the account. In case if the balance of the account becomes 0, then the account is closed automatically. The interest which you earn on your post office saving account is tax free up to 10,000 INR, okay, which is under Section 80L of Income Tax Act, and this is also available to the interest on your saving account. So in the income tax relief under Section 80L of Income Tax Act is available on interest amount of the account. Interest up to 10,000 per financial year is exempt of tax. That means there'll be no tax to be paid on this amount. Okay. So apart from the investment products which we have seen, there are some investment products, fixed income investment products, and these are promoted by the government. So what will be the benefit if these are government borrowings or government promotion? What will be the first benefit of these kind of investments? Anyone? Or why should we invest some money in this these kind of instruments? Hello, somebody tell me क्यों invest करना चाहिए इसमें? मैम क्यों Generate profit. Yes, Abhinav. Hello. मैम क्योंकि इस जो पोस्ट ऑफिस है ये ऐसे लोगों के लिए होता है जैसे कि स्पेशली ये रूरल एरिया के लिए होता है छोटे, हाँ। जैसे अभी आपने पहले ही बताया मैम कि इसमें ठीक है। एक लिमिट होती है कि 1 लाख से ऊपर आप नहीं कर सकते हैं अगर कई खाते आपके हैं, या जो आपका इंटरेस्ट मिलता है 10,000 से ऊपर जो होता है वो टैक्स फ्री नहीं होता है। तो मैम ये ऐसे लोगों की बचत के लिए बनाया गया है कि छोटी छोटी सेविंग्स लोग अपनी कर सकें और उनके जरूरत के समय ये काम आए। ठीक है, वो तो ठीक है, ओके, दैट इज वन रीजन। और क्या रीजन है? और यू नो इवन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो वो क्यों इन्वेस्ट करते होंगे? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल मिडिल मुझे लगता है क्लास, बैंक के अकॉर्डिंग शायद जो पोस्ट ऑफिस है वो ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट देता है। हाँ, इनका इंटरेस्ट हाँ बेटर होता है। यस मैम, क्योंकि मैंने देखा है करेक्ट। अभी तक मैंने देखा है कि जैसे कि जितने भी लोग हैं वो बैंक में एफडी ना कराकर पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हैं, और अब मतलब मैंने देखा है रिच से रिच फैमिली भी उनका जो अकाउंट है वो पोस्ट ऑफिस में जरूर होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि पोस्ट इंटरेस्ट ज्यादा होता है, करेक्ट। यस। और क्या रीजन है? और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है तो रिटायरमेंट या फिर उसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग, ओके, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, रिटायरमेंट प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। और शक्ति आपकी आवाज इको कर रही है। और मैम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो विलेजर्स होते हैं उन्हें मतलब बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वो अभी नए हैं, और जो पोस्ट ऑफिस है वो बहुत पुराने हैं, और जितनी भी चीजें होती है पोस्ट ऑफिस की वो वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से विलेजर्स को समझा देते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा विश्वास हो जाता है कि ये चीज तो पास नहीं है और मतलब ये चीज सेफ है। आज भी बहुत सारे विलेजर्स बैंक पे बहुत ज्यादा मैम बिलीव नहीं करते हैं। करेक्ट। सो ट्रस्ट फैक्टर्स बहुत हाई है और सही है, क्योंकि गवर्नमेंट की बोरोइंग है, गवर्नमेंट विल नेवर डिफॉल्ट ऑन देयर बोरोइंग, है ना, तो ये बाकी इन्वेस्टमेंट से सेफ होते हैं। सो और मैम मैंने ये चीज भी देखी है कि मतलब मैं खुद बताऊं कि मेरे घर के बगल में ही पोस्ट ऑफिस है गांव के घर पे, तो मैंने देखा कि जो विलेजर्स है वो बैंक नहीं चाहते इतनी जल्दी, क्योंकि उन्हें बहुत सी चीजें वहाँ पे समझ में नहीं आती है, क्योंकि बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती है। लेकिन जब ये लोग पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो इन लोग को सारी चीजें पता होती है कि हमने कैसे जमा किया और हमारा मतलब पैसा वहाँ पे सेफ है, और इन्हें वो चीज बहुत अच्छे से समझा भी देते हैं उन्हीं की लैंग्वेज में। ये इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा फेथ रखते हैं पोस्ट ऑफिस में। तो ये इन सब के अपने खुद के एडवांटेज होते हैं। तो दे सम ऑफ देम ऑफर टैक्स बेनिफिट। आप द इन्वेस्टमेंट बहुत छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं, पीपल ट्रस्ट देम, एंड ऑल्सो दे आर लेस रिस्की देन अदर इन्वेस्टमेंट्स, एंड इन सर्टेन केसेस दे ऑल्सो पे बेटर इंटरेस्ट देन द बैंक डिपॉजिट। सो इसीलिए ये भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमें पता होना चाहिए, एंड इफ यू आर वर्किंग लाइक रिलेशनशिप मैनेजर्स, we should advise the customer to invest in these as well. So NSC मैम हाँ जी,
मैम अभिनव? इसमें पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम होती है किसान विकास पत्र, मैम क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? आप किसान केवीपी के भी बारे में बताएंगे? केवीपी भी गवर्नमेंट की बोरोइंग है, वी विल लुक एट इट। अगर इसमें नहीं, इसमें तो शायद नहीं है, बता नहीं देंगे, है। बट इट इज ऑल्सो अ फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट। यू नो, किसान विकास पत्र भी एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट है और इट इज अ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की तरह ही है, एक्सेप्ट फॉर किसान विकास पत्र डज नॉट ऑफर यू टैक्स बेनिफिट। दैट इज आई थिंक वन थिंग। अभी आई एम गेटिंग कंफ्यूज, और क्या है इसमें मुझे याद नहीं आ रहा, बट जस्ट गिव मी अ मोमेंट और टू, आई विल जस्ट रिमेंबर एंड टेल यू, ठीक है? इट इज सिमिलर टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट व्हिच इज बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट एंड आल्सो ऑफर्स यू इंटरेस्ट बेनिफिट्स। मैम सो जब जैसे कि पोस्ट ऑफिस तो बहुत पहले से चल रहा है, बैंक तो बाद में आया है, तो मैम हाँ। कभी गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं सोचा कि अब हम लोग को पोस्ट ऑफिस जैसे बंद कर देना चाहिए और सारे जितने भी विलेज है या फिर जितनी भी सिटीज है हमें वहाँ पे बैंक ही खोलना चाहिए? गवर्नमेंट देखो, एक गवर्नमेंट का बहुत बोलते फेवरेट प्रोजेक्ट है, आरबीआई का भी काफी उसमें कंट्रीब्यूशन है, which is known as financial inclusion. That means they want to provide access to banking services to the remotest of place. वो गवर्नमेंट के दिमाग में तो है, पर प्रॉब्लम क्या है कि बैंक को सेटअप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बैंक की ब्रांच कहीं रखने के लिए दिल भी expenses would be very high. तो कई जगह it does not is not viable to have a bank, है ना? वहां जाके कोई काम नहीं करेगा, यहाँ वहां पे आपके पास इतने डिपॉजिट्स ही नहीं होंगे कि आप अपनी बैंक को सरवाइव कर पाए, इसलिए हर जगह बैंक खोलना पॉसिबल नहीं। बट यस, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसलिए अभी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय many things. So for example, post office have been converted into payment banks. Payment banks क्या है? Payment banks के लिए physical branch की जरूरत नहीं है, you can access it through your mobile. तो हमारे यहाँ अगर आप देखो मोबाइल पेनिट्रेशन बहुत हाई है, मतलब कि हर किसी के हाथ में आपको मोबाइल दिख जाएगा, राइट? रिक्शे वाले के हाथ में भी आजकल मोबाइल होता है। तो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू यूज मोबाइल फॉर giving banking services rather than giving a brick and mortar branch for banking services. Yeah, you wanted to add something? कोई कुछ कह रहा था? Okay, right? तो हाँ, ये गवर्नमेंट के दिमाग में है, और पहले तो ऐसा भी होता था कि अगर आपको अर्बन एरिया में ब्रांच खोलनी है तो you had to have one branch in the rural area. तो for example, if a bank needs to open branches, for that it has to take approval from RBI. तो RBI का जो अप्रूवल होता था वो इसी बेस पे होता था कि आपकी रूरल में कितनी ब्रांचेस हैं। सो रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज इन द डीएनए ऑफ द कंट्री। वो करना ही चाहते हैं क्योंकि हमारी मे बी इफ नॉट 60%, एटलीस्ट 50% पीपल स्टिल लिव इन द रूरल इंडिया। तो वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए ये चलता रहता है, बट लेकिन मैम वो भी तो ये चेक करेंगे ना कि कौन कितना कैसे यूज कर सकता है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो चीजें मतलब करेंगे, क्योंकि बैंक सेटअप कर देना मतलब जरूरी नहीं कि वो इतना अच्छा वहाँ पे ग्रोथ करे या लोग इतना अच्छा यूज करे। हाँ, वायबिलिटी नहीं है ना, वायबिलिटी नहीं है बैंक सेटअप करने की। इसीलिए हर जगह आपको बैंक नहीं मिलता है क्योंकि वायबिलिटी नहीं होती है। और अगर कोई भी लॉस मेकिंग बिजनेस फॉर सोशल, इसीलिए नाउ आरबीआई हैज कम अप विद स्मॉल फाइनेंस बैंक या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो इनका ऑब्जेक्टिव यही है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू people who do not have access to proper financial services. So national savings certificate is a popular and safe small saving instrument that combines tax saving with guaranteed return. Just give me a moment. Oh, 1 minute. The scheme is backed by government, so it is safest option. The government will always pay the money; it will never back on its commitment, and is one of the safest investment option available at the post office. The distribution reach is also very high. The distribution reach of post office has added to the popularity of the scheme and is much sought after across all investing classes.
It is risk free. Saving in this product is risk free because of the government backing. And certificate can be bought from any head post office or general post office. और इसमें कोई लिमिट भी नहीं है, आप कितने भी लिमिट तक NSE खरीद सकते हैं. However, if NSE is not inflation protected. No, इस सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है आपको? ये हम देख चुके हैं. What would it mean? NSE is not inflation protected. मैम अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो उसका रिटर्न कम हो सकता है, मतलब Correct. प्रोटेक्टेड नहीं है. करेक्ट. क्यों? इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होता है आपके रिटर्न पे? मैम क्या जब ये होता है? इंक्रीज होता है तो सेविंग मतलब कि सेविंग घटती है. तो आप रियल रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस दिन मैंने आपको बताया था. इन्फ्लेशन माइनस रिटर्न. रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन. रियल रिटर्न इज नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन. तो कोई एफडी है जो आपको 8% दे रही है और इन्फ्लेशन 2% है, तो आपका एक्चुअल रिटर्न 6% हुआ. सो एनएससी इज नॉट इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट है. इसका जो है जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है इसके ऊपर वो पहले से फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा चाहे इन्फ्लेशन कम हो या ज्यादा हो. सो दिस इज नॉट इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड. सो इफ इन्फ्लेशन is above the guaranteed interest, मतलब आपका guaranteed interest 7% है और inflation 7.5 है, तो you are earning no return, real return. Okay. Only if inflation is below the guaranteed return, you will manage positive real return, क्योंकि हमने देखा real return are nominal return minus inflation rate. So inflation protected नहीं है. अगर inflation ज्यादा होगा, you can actually lose your money rather than earning it. मैम हाँ मैम कभी ऐसा हो कि मान लीजिए एनएससी किसी होल्डर ने पहले 5 साल पहले एनएससी खरीदी है और उसका जो जीआई है वो 8% है और 5 साल मतलब 4 ईयर बीत जाने के बाद अगर इन्फ्लेशन जो है वो मान लीजिए 6% हो जाता है, तो क्या वो नील कर देंगे गारंटेड इंटरेस्ट? हाँ, ये तो चेंज होता रहता है ना, ये तो हर साल चेंज होता रहता है. मैम मतलब ये है कि जैसे 5 साल के लिए अगर मान लीजिए कि 5 साल के एनएससी मैंने लिए और हाँ, 4 right. मान लीजिए 4 साल बीत गए मैम, और उसके बाद हाँ. 1 साल का जो बजट आता है उसमें जो है इन्फ्लेशन अगर दिखाता है कि 6% मान लीजिए, तो हाँ. जो गारंटीड इंटरेस्ट है वो भी 6% है और इन्फ्लेशन भी 6% हो गया, तो हाँ. इस कंडीशन में क्या होगा फिर? वो तो 6% देगा पर आपका रियल रिटर्न 0 हो जाएगा ना फिर. यस मैम. है ना, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड नहीं है. रियल रिटर्न आपका कुछ भी हो, एक्चुअली गारंटीड रिटर्न आपका कुछ भी हो, अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ऑब्वियसली रियल रिटर्न कम होगा. ओके मैम. अभी इसमें करेंटली 8.6 लिखा हुआ है बट ये काफी कम हो गए हैं इंटरेस्ट रेट्स. अभी आई थिंक दे आर होवरिंग अराउंड 7%. और द इंटरेस्ट रेट ऑफ स्कीम आर नोटिफाइड ऑन बिफोर April 1 of that year and are aligned to G-Secs similar to maturity with us. So basically it means that the interest on NSE also changes with the interest rate prevailing in the market. इसमें 5 साल का लॉक इन है तो 5 साल के लिए आपको रखना ही पड़ेगा. तो लिक्विडिटी कम है बट लिक्विडिटी कैन बी जनरेटेड बाय टेकिंग अ लोन ऑन एनएससी, क्योंकि एनएससी जो है गारंटीड प्रोडक्ट है, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है, तो इसके ऊपर लोन आपको आसानी से मिल सकता है. सो इफ यू वांट टू क्रिएट लिक्विडिटी ऑन एन एनएससी यू कैन टेक अ लोन ऑन योर एनएससी. And the amount of rate at which loan is permitted will depend on the lending institution, but you can definitely take loan on the NSE. So in certain cases, premature encashment of the certificate is allowed. They are encashable at any post office in India, provided one has obtained transfer of certificate to the desired post office. Now, what is encashment? Encashment is getting the money back, converting it into cash. So if certificate is encashed within 1 year from the date of issue, only the face value of the certificate is payable. तो अगर आपने 1 साल के अंदर ले लिया पैसा वापस तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. And there can be a penalty for encashing it earlier. So if certificate is encashed before completing 1 year, but before the end of 3 years from the date of issuing the certificate, an amount equivalent to the face value of the certificate together with simple interest is paid.
So certificates are transferable from one person to another person before maturity if one offers the facility of purchase or payment to the holders of power of attorney. NSE में आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है अप टू 1.5 लाख. नाउ सेक्शन 80C क्या है ये आपको पता है? एनीबडी नो सेक्शन 80C? अब ये चेंज हो गया है, इट इज नाउ 1.5. एनीबडी हैज हर्ड अबाउट सेक्शन 80C? तो जब हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें कस्टमर के लिए टैक्स भी प्लान करना है. तो इसलिए आपको बीच बीच में आई विल कीप ऑन टेलिंग यू वेरियस ways of tax saving, and that also you need to know for better financial planning, because tax also has an implication on your return. अगर tax ज्यादा होगा तो आपका return obviously कम हो जाएगा. Okay, now to encourage the habit of saving in the citizens, the government gives you certain benefit for encouraging you to invest, right? तो government ने कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जिसमें एनएससी एक है, उसके अलावा आपका पीपीएफ है, उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी है, कुछ टाइप के इंश्योरेंस है. अगर आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट विल गिव यू अ डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख. नाउ डिडक्शन क्या है? आपने इनकम टैक्स तो सुना है, इनकम टैक्स डिडक्ट करना उस चीज को. हाँ, कोई इनकम मतलब निकाल देना. डिडक्ट मतलब निकाल देना, राइट? यस यस मैम, वही डिक्रीज करना. हाँ, डिक्रीज करना. तो इनकम टैक्स तो हमने सबने सुना है, जो हमारी इनकम होगी उसके ऊपर गवर्नमेंट को हमें एक टैक्स देना पड़ेगा, राइट? सो इफ यू नो, इट इज सेड दैट टैक्स इज द पेनल्टी फॉर डूइंग वेल. तो अगर आप अर्न कर रहे हो तो यू हैव टू पे सम टैक्स टू द गवर्नमेंट. अब ऑब्वियसली पीपल विल वांट टू सेव टैक्स. अब ये टैक्स कैसे बचाया जाए? ना, अगर गवर्नमेंट ऐसा सब नहीं करेगी तो पीपल विल गेट इनटू टैक्स इवेजन. अगर टैक्सेस बहुत हाई होंगे तो टैक्स चोरी करने की कोशिश करेगी या बेईमानी करने की कोशिश करेगी. तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस दी हैं जिससे आप टैक्स सेव कर सकते हैं. तो फर्स्ट प्रोविजन इज अंडर सेक्शन 80C. नाउ सेक्शन 80C सेज दैट इफ यू इन्वेस्ट अप टू 1.5 लाख, नाउ पे अटेंशन टू द वर्ड अप टू. 1.5 लाख तक आप कम भी कर सकते हैं, पर मैक्सिमम 1.5 लाख है. तो आप 50,000 भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं, 1.5 लाख भी कर सकते हैं. आपने जितना इन्वेस्ट किया वो आपकी सैलरी से, इनकम से माइनस हो जाएगा. सो फॉर एग्जांपल, माय इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज 6 लाख. नाउ 6 लाख है और मैंने जो है 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया है अंडर सेक्शन 80. 1 लाख की मैंने एनएससी खरीद लिया फॉर एग्जाम्पल. सो आई विल हैव टू पे टैक्स ऑन 5 lakhs and not on 6 lakh, because that 1 lakh would be deducted from my income. So this is why, that is why we say deduction under section 80C. Okay, तो NSC में आपको deduction मिलता है. You can take the benefit of investing and also save tax. So यहाँ पे आपके 2 बेनिफिट हो रहे हैं, क्योंकि आपने जो 1 लाख NSC में लगाया है फॉर एग्जाम्पल, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, प्लस आपने 1 लाख जो है आपकी सैलरी से डिडक्ट हो गया. सो अगर मेरी सैलरी 6 लाख है तो आई विल कम इन द ब्रैकेट ऑफ से 20%, है ना? तो 20% की वो वाला टैक्स मेरा बच गया. तो 1 लाख पे 20% कितना हुआ? 20,000. तो 20,000 टैक्स मेरा बच गया. ओके मैम, आपको तो उतना टैक्स नहीं देना पड़ेगा जितना आपने क्या कहते हैं 1 लाख डिडक्ट कर दिया. हाँ, और मैक्सिमम 1.5 लाख है. ऐसा नहीं कि मान लो मेरी 10 लाख सैलरी है और मैंने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया तो मुझे 5 लाख का डिडक्शन मिलेगा. ऐसा नहीं होता है. सिर्फ 1.5 लाख है, सिर्फ 1.5 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो मेरी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा. मैम आप जो कह रही थी इफ यू इन्वेस्ट अप, वो नंबर क्या था मैम? अप टू कितना इन्वेस्ट? 1.5 लाख. 1.5, ये 1 लिखा है पर ये 1.5 है. ओके मैम. मैम ये फॉर अ ईयर होता है कि हमेशा के लिए? और फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर हमारे यहाँ 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है ना. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 अप्रैल 2020 में इन्वेस्ट किया. ओके, नाउ दिस विल एंड ऑन 31 मार्च 2021. तो मेरा असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर हुआ, तो जब मैं अपना टैक्स फाइल करूंगी आई कैन क्लेम दिस डिडक्शन. ओके.
So the sum invested in 5 lakh NSC is eligible for tax reductions under Section 80C up to 1 lakh limit stipulated in a financial year, including the accrued interest on existing certificate. The interest earned on NSC on a yearly basis is added to the total income under the head income from other sources. तो इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए हेड्स होते हैं, मतलब कि आपको अपनी सारी इनकम दिखानी पड़ती है. सो फॉर एग्जांपल आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई वर्क फॉर अ कंपनी, पर उसके अलावा मेरा एक घर भी है जिससे मुझे रेंट आता है. मैंने इन्वेस्टमेंट्स भी किए हुए हैं जिससे मुझे इंटरेस्ट आता है. मैंने जो है एक घर मेरे पास पहले था, वो मैंने बेच दिया तो उससे मुझे कैपिटल गेन्स हो गए. तो there are basically I think 5 heads. Yeah, there are 5 heads जिसमें आपको इनकम दिखानी होती है. तो एक तो है इनकम फ्रॉम सैलरी. जस्ट लेट मी राइट इट डाउन सो यू विल रिमेम्बर. जस्ट गिव मी अ मिनट. तो 5 हेड्स है. पहले सैलरी पर कहाँ से पैसा आ सकता है? इनकम से आ सकता है, बिजनेस से आ सकता है, फिर मैम रेंट से. मैम रेंट से तो प्रॉपर्टी करते हैं. मैम लोन्स. वो इनकम नहीं हुआ ना, वो इनकम नहीं है. यस मैम. मैम डेट से भी तो आ सकता है. कहाँ से? मैम डेट से भी तो आ सकता है. तो वो प्रॉपर्टी में आएगा ना. यस मैम. और इसको शायद इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी. आई डोंट नो इमूवेबल की स्पेलिंग मैंने ठीक लिखी है, पर इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल, सॉरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी. बिजनेस मैम इंटरेस्ट से भी आ सकता है. कैपिटल, हाँ, कैपिटल गेन्स. यस मैम. और कहाँ से आ सकता है? मैम इंटरेस्ट. सो बाकी जो चीज इसमें नहीं, इन चारों में नहीं होगा, तो इट विल बी अदर इनकम. तो अगर कौन बनेगा करोड़पति में आप 1 करोड़ जीत गए तो कहाँ पे आएगा? आपको टैक्स देना पड़ेगा. हाँ मैम, देना पड़ेगा. यस मैम. आएगा कहाँ पे? मैम डायरेक्टली बैंक में आएगा ना. बैंक में अरे तो नहीं, आएगा. इसमें कहाँ आएगा? अच्छा. इनकम कैलकुलेशन के लिए कहाँ पे आएगा? अदर इनकम. अदर इनकम. अदर तो इनकम. दिस इज व्हाट, अगर यू कैन गेट इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो आपका रेंट है या आपके मान लीजिए आपका कोई शादी घर है तो वहां से इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी. कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स मतलब आपके पास कोई कैपिटल एसेट है. कैपिटल एसेट क्या है? गोल्ड हो सकता है, ज्वेलरी, या फिर घर हो सकता है. जब आप उसको बेचेंगे तो वहां से पैसा आ सकता है, और जो कुछ इसमें नहीं आएगा वो अदर इनकम में आ जाएगा. ठीक है. तो इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा एनएससी का वो यहाँ पे जाएगा. सो आपका जो भी इंटरेस्ट आता है वो अदर इनकम में आता है. आपने शेयर खरीदा और उसको आपने ज्यादा पैसे में बेचा तो वो कहाँ पे आएगा? मैम वो भी अदर इनकम में. वो कैपिटल गेन में आएगा ना. मैम ज्वेलरी वाला समझा दिया. एसेट्स है ना, तो मैम एसेट्स कैपिटल गेन. यस मैम, क्योंकि पैसा पहले हमने लगाया है फिर मिला है हम लोग को. कैपिटल में आएगा. यस अभिनव, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम जैसे अभी आपने कैपिटल गेन में ज्वेलरी के बारे में बताया, मैम थोड़ा एक समझा दीजिएगा. ज्वेलरी मतलब सिर्फ देखिए, ये इंडिया में अभी होता नहीं है क्योंकि ज्वेलरी आपने किस प्राइस पे खरीदी थी वो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा. अब आप किस प्राइस पे बेचेंगे उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं होगा. तो अभी तक इसको करने का कोई तरीका नहीं है. पर आइडियली अगर आपने ज्वेलरी खरीदी है 7,000 की ज्वेलरी खरीदी है और आज 50 लाख में बेची तो उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा आपको. देना चाहिए. और मैम अगर वो रखी हुई है तब तो नहीं टैक्स देना है ना? रखी हुई है मतलब कहाँ से? उसकी कोई तो एक्विजिशन वैल्यू होगी. जैसे मैम अभी अगर तो मान किसी लीजिए ने तो खरीदी होगी. मैम वही तो कि ज्वेलरी का कैसे गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकती है? मान लीजिए कि मैंने नहीं कर पाती है ना, नहीं कर पाती है, इसीलिए तो ये टैक्स नहीं पे करते हैं लोग, है कि नहीं? ये तो इनहेरिटेंस है आपका. आपने या तो खरीदी है या इनहेरिटेंस है. मैम तभी तो बहुत लोग ज्वेलरी खरीद के रख लेते हैं क्योंकि उनको टैक्स पे करना पड़ता है इनका. करेक्ट. पर अभी थोड़ा सा इसके ऊपर काम हो रहा है. तो अगर आप ज्वेलरी खरीदने जाएंगे ना तो आपसे पैन नंबर भी मांग लेते हैं वो, अगर आपके 50,000 से ज्यादा की ज्वेलरी है तो. Yes, तो अब ये ma'am. थोड़ा सा
मैम कैपिटल गेन्स में मोस्टली होलसेलर्स का फायदा होता है ना? क्या? होलसेलर्स भी तो हो सकते हैं मैम कैपिटल गेन्स में। होलसेलर्स क्यों? मैम जैसे कि Wholesaler तो अगर business income हुआ उनका तो अच्छा बिजनेस इनकम हुआ ना। ये हम अच्छा इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। यस मैम ठीक है, तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल अगर होलसेलर है तो उसका बिजनेस यस मैम इनकम हुआ ना। अच्छा और मैम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो होता है वो किसमें आएगा? इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखो दो टाइप से है। एक तो आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है जब आपने खरीदा, एक्विजिशन प्राइस मतलब जिस प्राइस पे खरीदा, और सेलिंग प्राइस। तो अगर आपका सेलिंग प्राइस इज मोर देन द एक्विजिशन प्राइस तो वो कैपिटल गेन में आएगा, राइट? जिस प्राइस पे खरीदा उससे बढ़ के आपको प्राइस मिला तो कैपिटल गेन में आएगा। पर अगर कोई बीच में उन्होंने आपको डिविडेंड दिया, इंटरेस्ट दिया, वो आपका अदर इनकम में आएगा। ठीक है, तो एनएससी का इंटरेस्ट अदर इनकम में आएगा। मैम जैसे कल आपने बताया था कुछ कुछ मतलब कि ऐसे लेवल की योजनाएं हैं गवर्नमेंट की जो टैक्स फ्री होती हैं, तो मैम उसमें कोई टैक्स नहीं होता है? कोई टैक्स नहीं होता है। हम कल आपने बताया था ना कुछ कुछ योजनाएं ऐसी हैं जैसे तो क्या सुकन्या योजना और कुछ ऐसे 2-3 हाँ बताया था हाँ हाँ, आपने। उसमें टैक्स नहीं होता है, करेक्ट। मैम वो कितना भी मतलब कि कितना भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते नहीं नहीं, हैं? उसके ऊपर लिमिट है, हमेशा लिमिट रखेगी ना गवर्नमेंट। सो सबका एज ऑफ नाउ 1.5 लाख है, सबका मैम उससे 1.5 लाख। अच्छा मैम उससे ऊपर करने पर के फिर ऊपर आप टैक्स? नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं कि आप एनएससी में 1.5 कर दो, पीपीएफ में 1.5 कर दो, सुकन्या में 1.5 कर दो, नहीं। इट हैज टू बी ओनली लाइक टोटल हैज टू बी 1.5। मैम अब तो शायद कुछ ऐसा भी हो गया ना कि हम 2 अकाउंट से ज्यादा ज्यादा अकाउंट भी नहीं खोल सकते हैं। हाँ हाँ, 2 बैंक अकाउंट के ज्यादा नहीं, ये Yes, तो मुझे ma'am. नहीं पता। सुकन्या में नहीं खोल सकते आप। सुकन्या में वन सेट ऑफ पेरेंट्स कैन हैव ओनली 2 अकाउंट्स, they cannot have more than 2 accounts. Okay, yeah, so coming back, so the interest earned on NSC on a yearly basis is added to the total income under the head income from other sources, and same can be claimed as deduction under section 80C, making the interest tax free. तो मतलब 1 लाख आप हर 1.5 लाख आप हर साल कर रहे हैं, तो उस 1.5 लाख में आपको एनएससी पे फॉर एग्जांपल 5,000 रिटर्न मिला, तो 5,000 विल बी टेकन एज योर इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C. However, your maturity amount is taxable, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा. So if accrued income is not taxed every year on the accrual basis, लाइट शो नहीं हो रही है. हो रही है, अब शो हो रही है ना? यस मैम. So, but if the accrued interest is not taxed every year on an accrual basis, then entire income is taxable on maturity. So income is taxable, but no TDS certificate is issued. Now ये चीज है, there are in certain investment there is TDS, मतलब tax deduction at source. So for example, अगर आप बैंक में FD है आपकी, तो बैंक विल गिव यू द इंटरेस्ट ओनली आफ्टर डिडक्टिंग TDS. बट एनएससी में ऐसा नहीं है, एनएससी में आपको शो करना पड़ेगा कि आपको ये इंटरेस्ट मिला है और उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा. एंड मेच्योरिटी प्रोसीड मतलब आपका एनएससी मैच्योर हो गया, आप गए नहीं है लेने, तो दे कैन गिव यू इंटरेस्ट मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years, उसके बाद आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. सो एनएससी कैन बी बॉट फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस. Knowing the customer is important क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकता है यहाँ पे, इसलिए आइडेंटिटी प्रूफ वेरिफिकेशन is important. So you need to fill the NSC application form available at the post office. Carry original identity proof for verification at time of buying. You can buy the certificate with cash, check or demand draft drawn in favor of postmaster of post office from where the NSC is being bought. Choose a nominee and get a witness signature to complete the formalities when buying the certificate.
हाँ ये चीज है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस कैनॉट इन्वेस्ट, ओनली रेजिडेंट इंडियंस कैन इन्वेस्ट। नाउ ये चेंज हो गया है एज ऑफ नाउ, ये लेटेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया है और इवन आई थिंक नाउ ओनली 5 year NSE इज इशूड। तो ये थोड़ा सा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चेक कर लेना, इंटरेस्ट रेट्स हैव डेफिनेटली चेंज। So you need to be a resident Indian to buy these securities. Non-resident Indians cannot buy. No age is specified for account opening, or you can buy it for a minimum of 100 rupees, and there is no limit on maximum. तो आप NSE में कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर आपको एग्जेम्पशन सिर्फ 1.5 लाख के लिए ही मिलेगा। Interest rates, as I've told you, keep on changing. They're hovering around 7% as of now. मैम 6.8%। हाँ कितना है? 6.8%, 5 years। ओके। और प्रोविडेंट फंड का भी सिमिलर होगा, अब सारे इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं तो प्रोविडेंट फंड का भी सिमिलर ही होगा। मैम PPF का 7.1% है। कितना? 7.1। हाँ, सो अराउंड 7 है सबके। अच्छा मैम एक चीज और पूछनी थी। हाँ मैम जो NSE, जैसे आपने बताया ना कि NSE 5 साल के लिए सिर्फ मतलब कि देते हैं, तो ये जो मैम जैसे फर्स्ट ईयर मान लीजिए कि 6.8% इन्होंने इंटरेस्ट दिया, तो उसके बाद हम सेकंड ईयर क्या ये मतलब इसको जोड़ देंगे इंटरेस्ट को, फिर उसके बाद इंटरेस्ट लगाएंगे कंपाउंड? हाँ, कंपाउंड ही मिलता है ना आपको, हर साल नहीं मिलता आपका। इट इज यू गेट द मैच्योरिटी अमाउंट अलोंग विद द प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ओके मैम। And public provident fund similar to NSE, but maturity period is much longer. तो NSE का देखा हमने 5 साल है, PPF का 15 years है। As the name suggests, provident fund is usually for planning your retirement. So public provident fund is to encourage people to plan for their retirement, and therefore the tenure is 15 years. मैम यही फंड तो होता है जो हमारी सैलरी से शायद कटता है ना, क्या कहते हैं, जो रिटायरमेंट दूसरा होता है ये जो है ये अलग होता है, वो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, EPF। ओके मैम। ये कोई भी इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग यू कैन इन्वेस्ट इन हियर, तो PPF में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। ओके मैम। So public provident fund is a saving cum tax saving instrument in India, introduced by National Saving Institute of Ministry of Finance. So it has the government backing. The aim of scheme is to mobilize small saving by offering an investment with reasonable returns combined with income tax benefit. So PPF में भी income tax benefit होता है, और PPF में income tax benefit और भी ज्यादा इसलिए है क्योंकि किसी भी चीज पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, तो इसको हम लोग द इंटरेस्ट इज टोटली एग्जाम। तो NSE पे फॉर एग्जांपल आपके इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। सो दिस टैक्स इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। So the public provident fund is established by the central government. One can voluntarily open an account with any national bank. So your question, ये employer करता है? नहीं, this is an account which anybody can open. You can open with nationalized bank, and now a lot of private sector banks also open this account. The account can be opened in the name of individual, including minor. Minimum is 500, maximum is again 1.5. And you can only have one PPF account. You cannot have multiple PPF accounts. The minimum amount is 500, which can be deposited. The rate of interest is 7.1, as Abhinav just told us, which is also tax-free. The entire balance can be withdrawn on maturity, which is 15 years. Maximum amount which can be deposited every year is 1.5 lakhs in an account at present. The interest earned on PPF subscription is compounded annually. PPF is available at post office and banks. Again, this can only be opened by resident individuals. So individuals who are residents of India are eligible to open their account under the Public Provident Fund. Non-resident Indians are not eligible to open an account under the Public Provident Fund scheme. However, a resident who has become NRI during the 5 years tenure may continue to subscribe to the fund until its maturity on non-repatriation basis. Non-repatriation matlab he cannot take the money abroad.
And this deposit also has Section 80C benefit. That means the amount the investor invests in PPF will be deducted from his salary, which is 1.5 lakhs maximum. So deposit of PPF is tax deductible for individual taxpayer under Section 80C. So interest is decided every year, and as of now, it is reduced to 7.1. When the government of India decides the rate of interest, interest will be paid on 31st March every year. Interest is calculated on the lowest balance between close of 5th day and last day of every month. However, it can offer a very good, corpus. So if an individual deposits an amount of 1 lakh every year for 15 years without any exception, then he would receive a total sum of more than 30 lakhs. So there are a huge benefit for PPF, और इसमें आपको compounding का भी benefit मिल रहा है. So it is a very good investment option for generating a corpus. So interest received is more than 16 lakhs. So original आपने जो है 15 लाख डिपॉजिट किया और 16 लाख आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया. So a minimum yearly deposit of rupees 500 is required to open and maintain a PPF account, and a maximum deposit of 1.5 lakh can be made in a PPF account in any given financial year. The subscriber should not deposit more than 1,50,000 per annum, as the excess amount will neither earn any interest nor will be eligible for rebate under Income Tax Act. The amount can be deposited in lump sum or in a maximum of 12 installment per year. So after it matures, you can withdraw it completely, or you can extend the PPF with contribution. मतलब PPF account चले दीजिए और हम हर साल पैसा डालते रहेंगे, or just extend the PPF account, keep on paying us interest on the principal with no contribution. So it can be extended. So it is, as I told you, 15 years maturity. उसके बाद भी आप इसको extend कर सकते हैं. So PPF account can be extended after completion of 15 years. Subscriber don't need to put any amount after the maturity. This is the default option, meaning if subscriber doesn't take any action within 1 year to his PPF account maturity, his option activates automatically. Any amount can be withdrawn with PPF account if the option of extension with no contribution is chosen. Only restriction is only one withdrawal is permitted in 1 year. Rest amount keeps on earning interest. So it's a very good way of creating a corpus. So if you want to extend it with contribution, with this option, subscriber can put money in his PPF account after extension. If the subscriber wants to choose this option, then he needs to submit Form H in a bank where he is having PPF account within 1 year from the date of maturity. With this option, subscriber can only withdraw maximum 60% of his PPF account within the entire 5-year block. And every year only one single withdrawal is permitted. So इसमें limited liquidity है, but still liquidity. Okay, and liquidity can be also created by taking a loan. Okay? So loan facility is available from 3rd financial year up to 5th financial year. Interest charge is 2% more than the prevailing interest rate. So for example, abhi 7.1 hai, so you can take the loan at 9.1. So there are some conditions. I'll just read. There is nothing to explain here. So up to maximum 25% of the balance at the end of 2 years immediately preceding year would be allowed as loan. Such withdrawals are to be repaid within 3 months. A second loan could be availed as long as you are within the 3rd and before the 6th year, and only if the first one is fully repaid. Also note that once you become eligible for withdrawals, no loan would be permitted. Inactive accounts or discontinued accounts are not eligible for loans.
So you cannot withdraw the entire money before 15 years. There is a lock-in period of 15 years and money can be withdrawn in whole after its maturity period. However, premature withdrawals can be made from end of 6th financial year from when it is commenced. And बीच में इसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं. And there is the most important benefit of PPF account is it is tax free. Everything is tax free. So tax does not affect your returns in any way. Now 15 years is a very long period. In between, the customer might have instances where he is unable to pay, but he can pay penalty and expend it. So if any contribution of minimum amount in any year is not invested, then the account will be deactivated. To activate, the bearer needs to pay ₹50 as penalty for each inactive year. And he needs to deposit 500 each as each inactive year's contribution. So we have seen this is the minimum amount which has to be paid, and therefore the investor has to pay ₹500 every year. In case of death of the holder, the amount will be paid to the nominee even before 15 years. Nominee or legal heirs are not eligible to continue the account of the deceased. Obviously, they'll have to give, if it is substantial amount, then they'll have to give identification for getting the money. जैसे मैंने आपको बताया कि there are PPF is very tax effective. पहले तो आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट मिल रहा है, उसके अलावा मैच्योरिटी पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना. So annual contribution qualify for tax rebate under section 80C. Contribution to PPF accounts of the spouse and children are also eligible for tax deduction. Balance in PPF account is not subject to attachment under any. Yeah, this is also very important. Now, अगर आपके पास like if there is an investor जिसके पास बैंक अकाउंट में कुछ पैसे हैं और इसने किसी के पैसे नहीं लौटाए, तो this person will have the right to go to the court and ask the court to put a freeze on his account, on the money in his account to recover his money. So, for example, A और B ने B से उधार लिया है और A B का उधार वापस नहीं कर रहा है, तो बी कोर्ट में जाके बोल सकता है कि ए का अकाउंट बैंक एक्स में है, तो उसमें जो पैसा है उससे मुझे पैसा मिले. तो बैंक अकाउंट अटैच हो सकता है, बट पीपीएफ अकाउंट अटैच नहीं हो सकता क्योंकि वो आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए है. सो बैलेंस इन पीपीएफ अकाउंट इज नॉट सब्जेक्ट टू अटैचमेंट एनी अंडर एनी ऑर्डर. Income tax authorities can, however, attach this for recovering tax due. So ये मैंने आपको बताया कि ये लिमिट ऑफ 1,50,000 है. एंड पीपीएफ हैज exempt status, मतलब कि आपका जब आप पैसा लगा रहे हो तो वो exempt है, इंटरेस्ट आ रहा है तो exempt है, और मैच्योरिटी अमाउंट भी exempt है. यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स ऑन दिस, on any of this amount. And the scheme is fully guaranteed by the central government, so it is a good option. Contribution is exempted under section 80C. Interest earned on tax is exempted, and withdrawal also is exempted. So EEE, interest earned is fully exempted from tax without any limits. Annual contribution qualify for tax rebate under section 80C of income tax. And contribution of PPF account of spouse and children are also eligible to the extent of 1.5 lakhs. Now, senior citizen savings scheme. As the name suggests, ये किसके लिए होगा? क्या होता है सीनियर सिटीजन जब बन जाते तो होता क्या? मैम 60+ वालों के लिए. हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है 60+ वालों के लिए क्यों होगा? अगर तो कोई मतलब कि उनकी जीविका का कोई साधन नहीं है, मान लीजिए अगर उनके पास कोई 60 years पे यूजुअली पीपल रिटायर, तो उनके पास और कोई इनकम का सोर्स नहीं है, राइट? सो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू फॉर सीनियर सिटीजन टू अर्न अ लिटिल बेटर इंटरेस्ट देन फिक्स्ड डिपॉजिट. सो फिक्स्ड डिपॉजिट तो है ही है, पर फिक्स्ड डिपॉजिट पे एक जो इंटरेस्ट मिलता है उससे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे मिलता है,
because this is only for senior citizens or people who have retired above the age of 60 and have retired. मैम ये पेंशन प्लान की तरह काम करता है क्या? पेंशन प्लान तो नहीं है, फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा मैच करता है ना। पेंशन प्लान जो होता है उसमें तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप पैसा डालते रहते हैं और फिर बाद में आपको पैसा मिलता है। इसमें क्या है कि आप जो लोग रिटायर होते हैं तो एक लमसम पैसा मिलता है, इसमें आप 15 मैक्सिमम 15 लाख तक डाल सकते हैं और 15 लाख पे आपको एक हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा देन द नॉर्मल फिक्स्ड डिपॉजिट्स। So this scheme ensures a regular income stream for senior citizen after retirement. So this is a comparatively a newer scheme introduced in 2004. Is a deposit scheme introduced by the Government of India to provide guaranteed return to senior citizens through a safe investment. Again, it can be opened by only resident Indians. Age is 60 years. However, people who have taken superannuation or voluntary retirement before 55 can also apply in this scheme. And 55 years for those who have retired on superannuation or under a voluntary or special voluntary. The retired personnel of defense services shall be eligible to invest irrespective of age limit, subject to fulfillment of specified conditions. So minimum is 1,000, maximum is 15 lakhs. So interest is higher. अभी 9.3 तो नहीं है, again 7% के आसपास ही होगा, but higher than the interest rate which you get on your bank fixed deposit. Compounded annually. The interest is paid on 31st March, like quarterly, every third month. 5 years, which can be extended by 3 more years. So it can be either held individual or jointly with spouse. Nomination is available. तो रिस्क नहीं है क्योंकि फिक्स्ड इनकम है. However, inflation risk है, it is not inflation protected. So main objective of senior citizen scheme is to provide assured return paid every quarter to senior citizen, which help them create a guaranteed regular income flow. So capital in senior citizen is completely protected as scheme is backed by Government of India, making it totally risk-free with guaranteed return. However, senior citizen scheme is not inflation protected क्योंकि fixed income है, तो अगर fixed inflation rate बहुत ज़्यादा होगा तो आपकी real return कम होगी. Which means whenever inflation is above the current guaranteed interest rate of 9.3%, the deposit earns no real return. However, when inflation rate is below 9.3%, it does manage a positive real rate of return. It is liquid. Despite the 5 years stipulated lock-in, the liquidity is offered in form of withdrawal subject to condition and penalty. So अगर आपको पहले withdraw करना है, you can do that. The bank might charge you some penalty for withdrawing it earlier. Again, interest rates are changed. तो जब सबका interest rate change होगा तो CSS का भी change होगा. So interest rate on this scheme will be notified before April 1 of that year and is aligned with GSEC rates of similar maturity. With a spread of 1%, the current interest rate would be somewhere around 7%. Exit option, so premature withdrawal is allowed after completion of 1 year from the date of opening of the account after deducting a penalty for early withdrawal or closure that varies from 1 to 1.5% depending on completed tenure of the. Now इसमें भी आपको section 80C का benefit मिलेगा, but interest is taxable. So the sum invested in senior citizen savings scheme is eligible for the tax deduction under section 80C of Income Tax Act. However, the interest earned on deposit is fully taxable and tax is deducted per source. Only if the total interest in a year is above 50,000, this is 50,000, not 5,000. However, income is not tax deductible if one provides 15G and 15H. So 15G or 15H are forms or declaration by the investor कि I am not eligible to tax. मेरी income पे कोई tax पड़ना नहीं चाहिए. Okay. So investors can give it
to the borrowers, like जिसके पास आपने fixed deposit रखा है, to the banks, and they will not deduct any tax. So TDS is when the bank gives you the maturity amount after tax deduction. So for example, मेरा interest 40,000 आया, okay, तो बैंक मुझे 40,000 नहीं देगा, they will deduct 10% TDS, तो मुझे they will give me only 36,000. If I don't want this to happen, I'll have to give them a form like 15 G or H. If you are more than 60, you have to give 15 H, and if you are less than 60, you have to give 15 G. Now एक और scheme है new pension scheme. As the name suggests, it is also for planning for retirement. Okay, तो इसमें भी आप अपना retirement plan कर सकते हैं, और as the name suggests, it is a long term investment. Pension के लिए आप plan कर रहे हैं, तो it is a long term investment. और इसका फायदा क्या है कि पीपीएफ हमने देखा कि उसमें हमारा गारंटीड रिटर्न है। न्यू पेंशन स्कीम में वी हैव द ऑप्शन कि हमको किस टाइप के एसेट में लगाना है, और हमारी रिटर्न्स उसी एसेट से लिंक होंगे। तो हम इक्विटी में भी लगा सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी लगा सकते हैं, फिक्स्ड इनकम में भी लगा सकते हैं। So pension plan provide financial security and stability during old age when people don't have a regular source of income. Retirement plan ensure that people live with pride and without compromising on their standard of living during advancing years. Pension scheme gives an opportunity to invest and accumulate saving and get lump sum amount as regular income through annuity plan on retirement. So any citizen of India can open a new pension scheme. However, it is for retirement, so the maximum age is 60. So new pension scheme for every citizen was introduced from 1st May 2009 by the Pension Fund Regulatory and Development Authority to provide old age pension security to citizens in the age group of 18 to 60. NPS is a voluntary pension system for of Pension Fund Regulatory and Development Authority. So the regulator for NPS is PFRDA. जैसे कैपिटल मार्केट के लिए सेबी है, बैंकिंग के लिए RBI है, and pension scheme के लिए PFRDA है. Open to all citizens in the age group of 18 to 60. The scheme is operative from 1st May 2009. The objective obviously is to provide old age pension. You can also generate market linked return over long period of time. So you can open your NPS with a designated bank or their point of presence. For that you have to get registered with the central record keeping, जो आपका KYC करेगा, and get a PRAN or permanent retirement account number. And PRAN has to be quoted for all future accounts. So this is like your account number. तो जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो अपना अकाउंट नंबर कोड करते हैं. सिमिलरली अगर आप एनपीएस में पैसा डाल रहे हैं तो आपको PRAN कोड करना पड़ेगा. सो इसमें दो टाइप के अकाउंट्स हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2. टीयर 1 इज नॉन विड्रॉबल. So this is where you contribute your saving for retirement into a non-withdrawable account till you reach 60 years and draw pension for the rest of your life. Now tier 2 is a voluntary saving facility. The subscriber is free to withdraw saving from this account when a subscriber wishes. No tax benefit is available on this account. So tier 1 में जो आप इन्वेस्ट करेंगे उस पे आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलेगा. However, इसमें आपको 50,000 का और बेनिफिट मिल सकता है. तो अगर आपने 50,000 तक इन्वेस्ट किया है इसमें तो आपको टोटल बेनिफिट 2 लाख का मिल सकता है. 1.5 अंडर सेक्शन 80C, एडिशनल 50,000 इफ यू इन्वेस्ट इन एनपीएस. एनपीएस में फायदा क्या है कि रादर देन अ फिक्स्ड इनकम guaranteed income, it can give you market linked income. You can decide what kind of asset class you want to invest. तो यहाँ पे actually 4 asset classes है. Easier to remember, ECGA. ECG हम हार्ट डिजीज में काफी बोलते हैं ना, ECG. तो ECG is and A. So E is for equity, C is for corporate debt, मतलब borrowing by the corporates, G is for government, and A is for any other kind of choice. So
Asset class E, predominantly in equity securities. Asset class C, predominantly in debt securities other than government securities. Class G, predominantly in government securities. And auto choice, life cycle choice, invested across all three classes with varying ratio with change in investors' age. So ऐसे जैसे जैसे इन्वेस्टर की एज बड़ी होती जाती है, उसका रिस्क एपेटाइट कम होती जाती है, तो he has to shift to another equity. So Pension Fund Regulatory Authority is the autonomous body set by Government of India to develop and regulate the pension markets in India. तो जब आप कहीं काम करते हैं, तो there is an employee pension scheme as well, which helps to provide for the pensions of the employees. So this scheme provides a pension to employees at retirement age of 58 based on the age, wage and service of employee at the time of leaving service. A family pension is payable following their death. Apart from pension benefit, a member can commute up to 1/3 of his pension and receive lump sum amount. Apart from pension benefit, a member, so funding of pension takes place by diverting 8.32% of employees' contribution of EPF. So ये PPF और EPF अलग है. जो PPF हमने देखा, वो public provident fund है. Anyone can open it. EPF is when you work for a company and the company opens a pension account for you, provident fund account for you. And by government contribution, no contribution is payable by the employee. The government guarantees the payment of pension, and there is an annual review of pension payable. So इसमें contribution जो है, it is exempted and tax. So जब आप withdraw करेंगे तब ये taxable. So PPF में ये नहीं है, PPF में ये भी E है. So amount contributed is entitled to deduction from gross income. Again, it is 1.5 lakh as per Section 80C. The appreciation accrued on the contribution and the amount used by subscriber to buy the annuity is not taxable. Only the amount withdrawal by the subscriber at the age of 60 is taxable. तो बीच में कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट जब विड्रॉ करेंगे तब टैक्स लगेगा. And the last one is infrastructure and tax saving bond. तो हमने देखा कि we have to pay taxes. However, there are some provisions of saving the tax. ठीक है. अब one of the heads under which the income the tax is charged is capital gain. अब मैंने कोई मकान खरीदा था, मैंने उसको बेच दिया, मुझे कैपिटल गेन हुआ. Now I do not want to pay the tax. What can I do? I can buy tax saving bond and save the tax on it. So earn interest. Obviously, interest rate would be lower compared to other income. Plus, there might be some lock-in period, but I will be able to save the capital gain tax on my capital gain. So a bond we have seen is an instrument to borrow money. Government company needs to borrow money for projects or expansion. Now, infrastructure bonds are borrowings to be invested in government funded infrastructure product within a country. Infrastructure bonds are long-term investment bonds issued by government and government authorized infrastructure company or NBFCs. Infrastructure bonds are good for people who need a fixed income. They offer a decent rate of interest and tax benefit. The maturity of these bonds is often between 10 to 15 years with an option to buy back after a lock-in of 5 years. Now, there's a secondary market for this as well. These bonds are listed on either on the stock exchange that provide you with an exit option after the lock-in period. A lock-in period is when you cannot sell a particular investment. So they are also like other bonds, but the only difference is the money that is accumulated from these bonds is spent for improvement of infrastructure of the country, and therefore they give you some tax benefit. So these carry now also this interest rate would have changed. However, these bonds, unlike the saving account, provide much higher return. Maturity of 10 to 15 years, lock-in period of 5 to 7 years.
However, this can be sold through dematerialized form after completion of the lock-in period. So these are some infrastructure bonds. Now there are some, tax-free bonds. So the income by way of interest on tax-free bonds is fully exempt from income tax. Interest earned from these bonds does not form a part of your total income. There is no TDS from the interest which accrues to the bondholders. However, there is no tax deduction which is available for investment amount form. And interest earned from tax-free bonds are not taxed. Investors in higher tax bracket mostly earn a better post-tax return than FD. Since tax-free bonds are mostly issued by government-backed companies, the credit risk or risk of repayment of law is very low. तो हमने देखा जब हम fixed income instrument में invest कर रहे हैं, we have two options. We can invest in, we have seen NSE, PPF and all that. So some of them will have tax. However, there are tax-free bonds also where the interest is not taxable. तो हमने देखा they will when you earn interest on fixed income instrument, this is added to your other income and taxed as per your tax bracket. But tax free bond में अगर आप invest कर रहे हैं तो आपको कोई tax देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So these are also other investment classes. Okay, so we have seen कि जब हम investment कर रहे हैं तो there are many options available to us. However, the choice of investment would be based on the investor's requirement. तो वो रिस्क ले सकता है. अगर रिस्क ले सकता है तो हमारे पास we have diverse investment options like art and private equity. But अगर कस्टमर रिस्क नहीं लेना चाहता है तो हमारे पास फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है like NSE, PPF. Also, if the customer wants to save tax, तो अगर जिन कस्टमर्स के साथ आप डील करेंगे HNI कस्टमर्स, वो इतना टैक्स देते हैं कि हर चीज पे उनको टैक्स देना, like they want to save tax wherever possible. So you also have tax-free bonds which they can invest in. Okay, और आपका real return again would be your nominal return minus the tax you are paying. So the return would be lesser in case tax will be paid. So that is about various investment option. और ये सब आपको याद रखना है क्योंकि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ेंगे तो हमें याद रखना होगा कि हमारे क्या क्या ऐसे क्लासेस हैं, हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली आप ये क्यों जान रहे हो, ये आप जान रहे हो कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के फीचर्स क्या होते हैं, सो दैट यू कैन टेल द कस्टमर अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट, राइट. सो एनी क्वेश्चंस गाइस जो हमने आज देखा या पहले का कुछ पढ़ा हो, आपने कुछ न्यूज आर्टिकल पढ़ा हो, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? मैम ये क्वेश्चन पूछना है. अच्छी मैम ये जो जैसे टीडीएस कटता है सैलरीज पे, हाँ, तो मैम जो ये टीडीएस कटता है, लेकिन मैम जब हमें सैलरी मिलती है तो हमें उस पे भी टैक्स देना पड़ता है. तो मैम ये टीडीएस क्या कंपनी की तरफ से कटता है कि कंपनी को जो टैक्स देना पड़ता है? एक मिनट, आपके सैलरी पे जो टैक्स बनेगा वो टीडीएस के बाद आपको मिलेगा, उसके बाद आपको थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा उसको. उसके लिए अगर दूसरा टैक्स फिर आपने जो देखा है जिस हेड में आएगा वो देना पड़ेगा. सो इनकम वाला जो है वो आपकी कंपनी टीडीएस काट लेगी. यस मैम. तो मैम हमको अपनी सैलरी तो मैम इनकम जो होगी हमारी उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? नहीं, उस पर वो टैक्स काटेगी ना आपकी कंपनी. क्यों नहीं, फिर दोबारा आपको कोई नहीं देना पड़ेगा. ना मैम कंपनी काट लेगी लेकिन अलग से नहीं देना पड़ेगा? अलग से नहीं देना पड़ेगा. ओके. फिर आपको उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसके लिए आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं. तो मान लीजिए आपका अदर सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है तो उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा. कैपिटल गेन हुआ है तो उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा. प्रॉपर्टी इनकम है उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा. तो इनकम तो आपका कंपनी काट लेगी, इनकम पे टीडीएस काट लेगी. बट व्हाट अबाउट अदर टैक्सेस? तो उसके लिए आपको टैक्स फाइल करना पड़ता है, फिर टैक्स देना पड़ता है. तो मैम जैसे ये अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसमें ईपीएफ जो मैम एक अकाउंट होता है वो कुछ कटता है, जो कंपनीज काटती हैं कुछ पैसा. करेक्ट. तो मैम उसमें फिर अगर हम चाहें तो उसमें वो टैक्स फ्री होता है. और मैम दूसरा एक अगर हम चाहें तो उसमें नॉन जो पेंशन वाली स्कीम है वो भी ले सकते हैं. तो मैम ये दोनों का मिला के हमें टैक्स मिलेगा या दोनों नहीं ओपन कर सकते एक साथ? दोनों कर सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और फिर दोनों का कंबाइंड 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. दोनों पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है.
सो ईपीएफ तो मैंडेट है, ईपीएफ तो खोलना ही पड़ेगा, वो तो कोई कहीं भी आप काम कर रहे हो तो एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ओपन ईपीएफ फॉर देयर एम्प्लॉइज। तो उसमें तो कोई फन बात सही नहीं। एनीथिंग एल्स? मैम हाँ बिना। मैम अभी आपने जो लास्ट में बताया टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में, हाँ मैम इसमें कोई लिमिट होती है कि कितने तक हम कर सकते हैं? टैक्स फ्री वाला ना? यस मैम। आई एम मैम नहीं, टैक्स फ्री नहीं मैम, अभी आपने बताया ना कि टैक्स को टैक्स बचाने फ्री के ना, लिए। टैक्स फ्री किसके बारे में पूछ रहे हो? टैक्स फ्री मैम लास्ट, इन्वेस्टमेंट, मैम लास्ट वाला जो अभी आपने बताया जी, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट। टैक्स फ्री बॉन्ड्स के बारे में? यस मैम। मुझे सोचने तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आई थिंक एक्चुअली लिमिट तो शायद नहीं है। और मैम Tax-free ये bonds सिर्फ, की कोई और limit मैम नहीं ये है। सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए होते हैं? हाँ ऑब्वियसली। सो सी दे आर गवर्नमेंट इज ऑफरिंग यू टैक्स बेनिफिट ना, तो सिर्फ अपने पे गवर्नमेंट भी आपको क्या कहते हैं टैक्स भी गवर्नमेंट को देना है, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होता है या मैम फिर इसके, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए या मैम इसके लिए कुछ क्या कहते हैं, कुछ ऐसे मतलब कि वो होंगे इंस्टीट्यूट होंगे जो सिर्फ वही मतलब ये स्कीम दे सकते हैं आपको गवर्नमेंट के? हाँ ऑब्वियसली, मतलब आप किसी बैंक से ले सकते हो या मैम प्राइवेट बैंक से भी ले सकते हैं? प्राइवेट बैंक से भी आप ले सकते हो। Okay, मैम। प्राइवेट बैंक से भी आप ले सकते हो, प्राइवेट बैंक भी आजकल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो गवर्नमेंट की रीच भी बढ़ जाती है इससे। एंड सम ऑफ देम यू नो माइट हैव अ लिमिट आल्सो, सम ऑफ देम कैन हैव अ लिमिट, क्योंकि टैक्स अगर गवर्नमेंट आपको टैक्स फ्री कर रही है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो कम हो रहा है ना। मैम रेवेन्यू कम हो रहा है लेकिन हमारे इन्वेस्टमेंट से उसको उसका हाँ, काम भी तो हो रहा है मैम। right. हाँ मतलब एक तरफ से गवर्नमेंट आपका पैसा यूज भी कर रही है, मैम यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर वो मतलब मजबूत कर रही है। करेक्ट करेक्ट। Yeah. Anything else? ओके तो आपकी 2 दिन की छुट्टी है। माय एक्सपेक्टेशन इज कि आप जो हमने अभी तक पढ़ा है वो पढ़ोगे एंड यू नो probably अगर if we can have discussions that will be better, that helps us understand better। तो अगर हम लोग इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कोई टॉपिक लेके, कुछ आर्टिकल आपने पढ़ा, यू नो कुछ न्यूज आपने पढ़ी रिलेटेड टू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स या फाइनेंस, तो इट विल बी बेटर। इससे we can do one thing that as in the last class we you have next week you have asked the questions what we have learned throughout the week. So on Monday we can do that what we have learned these 2 days are enough for us to revise what we have learned in this week. So on Monday by taking out the half an hour we can just Definitely. we can take the quiz. Yeah, correct. We can have a quiz or हम लोग का something. रिवीजन भी हो जाएगा मैम। और आप लोग थोड़ा बोलेंगे भी, आधे से ज्यादा लोग तो बोलते ही नहीं है। Yes ma'am, that's why. Okay. चलो, so have a nice weekend. We will meet on Monday और सब जो पढ़ा है वो रिवाइज कर लेना इस वीक में, and we will have a quiz on Monday for the topics we have covered this week. Okay ma'am, thank you ma'am. Okay, thank you ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.